नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने शासन प्रणाली के बारे में बात की थी। और शासन प्रणाली के बारे में जब बात की थी हमने आपको शासन प्रणाली दो भागों में वर्गीकृत करके बताई थी। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और दूसरी आपकी संसदीय शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हम लोगों ने जब बात की थी तो हम लोगों ने अमेरिका का उदाहरण कहीं ना कहीं देखा था कि अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रभावी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली की, कि संसदीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की कहीं ना कहीं कार्य होते हैं। जैसे हमारे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रभावी है, तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी इससे पहले की क्लासेस में कि जैसे जैसे हमने बोला था कि जब तुलनात्मक आधार पर हम लोगों ने अमेरिका के और भारत के शासन व्यवस्था के बारे में जाना था और संसद की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में जाना था कि कैसे कैसे हमने बात की थी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हमने उसके गुण और उसके दोषों के बारे में जाना था। और हम आज भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे कैसे अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली में कितनी कितनी विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग हैं। तो उम्मीद है कि आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की। तो जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, जैसे हम अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली की जब बात करेंगे हम, तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली दोहरी कार्यपालिका के साथ कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भारत में जो कार्यपालिका है वो कैसी है, दोहरी कार्यपालिका है। और दोहरी कार्यपालिका के बारे में जब जानेंगे तो दोहरी कार्यपालिका कैसे कार्य करती है। दोहरी कार्यपालिका जो है हमारी वो कैसे राज्य के आधार पर अलग है। जैसे राज्य के आधार पर अलग है, प्रांतीय कार्यपालिका कहेंगे इसको। और दूसरा कहीं ना कहीं केंद्र की अलग कार्यपालिका है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग संघीय कार्यपालिका कहेंगे। इसे हम लोग संघीय कार्यपालिका कहेंगे। ध्यान देना कि हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कैसी है, दोहरी कार्यपालिका के साथ कहीं ना कहीं पढ़ी जाएगी। और दोहरी कार्यपालिका के साथ जैसे राज्य के लिए अलग और संघ के लिए अलग, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका में चीज़ें विद्यमान होंगी, जैसा जैसा अध्ययन हम संघ की कार्यपालिका में करेंगे ठीक वैसे ही अध्ययन हमारा किसमें होगा, राज्य की कार्यपालिका में भी कहीं ना कहीं सेम होगा। अर्थात शासन प्रणाली की जब बात करेंगे तो शासन प्रणाली भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कैसी, दोहरी कार्यपालिका के साथ इसको पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो भारत में कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कि सारे के सारे कार्यपालिका के जितने भी कार्यपालिका के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से कहीं ना कहीं होते हैं। मतलब भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, अर्थात भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वही कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है। जो भारत में संविधान का कहीं ना कहीं प्रमुख होता है तो वही कौन माना गया है, वही कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं जो राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष होता है हमारा, वो हमारा कौन होता है, वह हमारा कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। लेकिन ये माना कैसे जाता है, नाम मात्र का माना जाता है, इसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन माना जाता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन माना जाता है, राष्ट्रपति माना जाता है। लेकिन ये राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है तो ये है कैसा, इसके पास जो अधिकार दिए गए हैं वह नाम मात्र के अधिकार दिए गए, लेकिन वास्तविक अधिकार जो हैं वो किसके पास है, वो प्रधानमंत्री के पास हैं। ये हमारे राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और सारे के सारे जो कार्य होते हैं कार्यपालिका के राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होते हैं। जितने भी काम होंगे वह कार्यपालिका के, वह किसके नाम से संचालित होंगे, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। लेकिन इन कामों को कर कोई और रहा है, कौन कर रहा है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो व्यक्ति होता है
वह सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्य को करता है। वह कौन व्यक्ति है? प्रधानमंत्री। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये कौन होता है? ये शासन का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख होने के साथ साथ देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति जो होता है शासन का कहीं ना कहीं शासन का आधार जो होता है वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से दे देता है। और जो उसके अधीनस्थ होते हैं वह राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ होते हैं, जो अधीनस्थ सलाह देते हैं उसके हिसाब से राष्ट्रपति कहीं ना कहीं काम करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपने 74 देखा होगा। 74 में मंत्री परिषद की कहीं ना कहीं बात की गई। किसकी बात की गई? मंत्री परिषद की बात की गई। परिषद की बात की गई है। और जो मंत्री परिषद में से ही एक व्यक्ति अनुच्छेद 75 में जो होता है वही व्यक्ति कौन होता है? वही व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री होता है। मतलब अगर देखा जाए कि जो हमारे यहाँ पर वास्तविक प्रधानमंत्री होता है ये क्या होता है? ये वास्तविक सारी शक्तियां अपने पास कहीं ना कहीं रखता है। कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अगर हम लोग बात करें कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं, नाम मात्र के लिए हमने कार्यपालिका का प्रमुख जो बनाया है वह किसे बना दिया? कार्यपालिका का जो प्रमुख हमने बनाया वो किसको बना दिया है? वह हमने बना दिया राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तविक सारी शक्तियां किसके पास दी गई हैं? तो कार्यपालिका की सारी वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वह किसके पास होती हैं? वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि जो कार्यपालिका जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे आपने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपने जाना था कि जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने 2-3 चीजें स्पष्ट की थी कि जो वहां पर क्या होता है, वहां पर विधायिका का सदस्य और कार्यपालिका का सदस्य अलग अलग होता है। विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य अलग अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर वही विधायिका का सदस्य होगा और वही कार्यपालिका का सदस्य होगा। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात कार्यपालिका में कौन कौन सदस्य हैं, विधायिका में कौन कौन से सदस्य हैं, इनको अभी हम लोग कहीं ना कहीं संसद की प्रणाली जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर कार्यपालिका है वह अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करता है। मतलब कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं और विधायिका के सदस्य कौन होते हैं? अगर देखा जाए कि जो सांसद सारे के सारे चुन करके सदन में पहुंचे, जो सांसद जनता द्वारा चुन करके सदन में पहुंचेंगे वो लोकसभा के सदस्य कहलाएंगे। जो जनता द्वारा चुन करके पहुंचे सांसद वो लोकसभा में बैठेंगे जाकर के। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं जाकर। जो जनता के द्वारा चुन करके पहुंचे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, वह सदस्य जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। वो सारे के सारे कौन होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इन्हीं सदस्यों को, उन्हीं सांसदों को हम लोगों ने क्या कह दिया? उन्हीं सांसदों को हमने बोल दिया विधायिका। और अगर हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका में उन्हीं सांसदों में से ऐसे जो सत्ता में होते हैं वो सदस्य किसके होते हैं? कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। विधि का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण कौन करता है? जो सत्ता में सरकार होती है वह विधि का निर्माण करती है। कानून उसी को बनाना होता है, लेकिन उस विधि को पूरे सदन में पारित कराना होता है। पारित हो रहा है या नहीं हो रहा ये किसका विषय है? उन समस्त सांसदों का विषय है। वही सदस्य आपके विधायिका के सदस्य हैं और वही सदस्य आपके कार्यपालिका के सदस्य। मतलब वही सदस्य आपका, जैसे अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में कार्यपालिका का सदस्य अलग है और विधायिका का सदस्य अलग है। अपने यहाँ पर जब कार्यपालिका के सदस्य के रूप में देखेंगे तो प्रधानमंत्री को देखेंगे, और जब विधायिका के रूप में उसी व्यक्ति को देखेंगे तो एक एज ए सांसद के रूप में देखेंगे। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनारस से कहीं ना कहीं सांसद हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ से सांसद हैं? बनारस से सांसद हैं। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं विधायिका के रूप में जब पहचाने जाएंगे तो वो सांसद के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वही सांसद के रूप में पहचाने गए थे और आज की डेट में वह कार्यपालिका के सदस्य माने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे व्यक्ति एक ही है और एक ही व्यक्ति कार्यपालिका में देखा जाता है जब विधि का निर्माण होता है तो विधायिका में, और जब कहीं ना कहीं कानून बनाने की बात आती है तो कार्यपालिका में देखा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सदस्यता होती है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, जो वही बात मैंने बोली है कि जो सदस्यता होती है हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में,
तो संसदीय शासन प्रणाली में जो सदस्य आपके कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही सारे के सारे सदस्य कौन होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। जैसे कि जितने भी सांसद जनता द्वारा चुन करके आए हैं, जितने भी सांसद जनता द्वारा चुन करके आए हैं, ये सारे के सारे सांसद जो होते हैं, इनमें से अगर कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री बन गया है और वह कैबिनेट स्तर का मंत्री बन गया है, या उन्हीं में से कोई सदस्यों में से कोई प्रधानमंत्री बन गया है, या उन्हीं में से जो सदस्य सत्ता के हैं, जो सरकार में है, शासन में हैं, लेकिन वह ना तो कोई मंत्री का पद उनको दिया गया है और ना ही उनको कोई सर्वोच्च ऐसा पद प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ऐसे सदस्य जो सदन में बैठे तो हैं, संसद में बैठे हैं, सरकार के समर्थक भी हैं, लेकिन उनके पास मंत्रालय नहीं दिया गया है, तो वह सदस्य कौन कहलाएंगे, वह सदस्य कौन कहलाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि सारे के सारे सांसद जो हैं वो सदन में बैठे, कुछ इसके विपक्ष के होंगे और कुछ सत्ता के होंगे, लेकिन सारे सत्ता के व्यक्ति होते, मंत्री नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ लेता है तो एक मंत्री परिषद कहीं ना कहीं बनाया जाता है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के वो सारे मंत्री आ जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो किचन कैबिनेट होती है उनकी, किचन कैबिनेट बोले तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वही मुख्य होते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वही मुख्य होते हैं, और कार्यपालिका में अहम रोल उन्हीं का होता है। वही विधि का कहीं ना कहीं वही कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए अपने प्रस्ताव को रखते हैं, अर्थात वही सदस्य कौन कहला रहे हैं, कार्यपालिका के सदस्य कहला रहे हैं। जब ये कार्यपालिका के सदस्य कोई कानून लेकर के आ रहे हैं, तो जब वोटिंग होती है सदन में तो वोट भी डालते हैं, अर्थात तब वह क्या बन जाते हैं, विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है, एक व्यक्ति की दोहरी सदस्यता होती है। एक व्यक्ति कार्यपालिका का भी सदस्य है और एक व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य यहाँ पर होता है। भारत में जो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होता है वही व्यक्ति कौन होता है, वही व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य होता है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि संसदीय शासन प्रणाली में अमेरिका की तुलनात्मक आधार पर, अमेरिका के आधार पर जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका में क्या बहुमत जैसी कोई चीजें होती हैं, अमेरिका में बहुमत जैसी कोई चीजें होती हैं कि अमेरिका में बहुमत जैसी चीजें, या अमेरिका में बहुमत साबित करने वाली बातें, या अमेरिका में जो सत्ता में कहीं ना कहीं है उसकी सरकार गिरने का डर, ऐसा नहीं है ना। क्यों, वहाँ स्थायी शासन है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पर अस्थायी शासन होता है। भारत में कैसा शासन, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, भारत में अस्थायी शासन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं रहता कि सरकार कब गिर जाती है, क्योंकि अमेरिका में गठबंधन जैसी कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है। अमेरिका में सरकार का गठन हो रहा है तो वहाँ गठबंधन काम नहीं करता, गठबंधन जैसे कहीं ना कहीं प्रावधान वहाँ पर नहीं है। लेकिन भारत में अगर आप सरकार बनाने में 2, 4, 10 सीटें कम हैं तो आप किसी न किसी आधार पर किसी के साथ गठबंधन करके आप सत्ता में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि जैसे हमने बात किया कि बहुमत दल का शासक, मतलब अगर आपने ध्यान दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री होता है, यही प्रधानमंत्री जो होता है वह बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री होता है ये कौन होता है, ये बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता बोले तो इसने सदन में बहुमत प्राप्त किया है, इसने सदन में क्या किया है, बहुमत प्राप्त किया है। तो अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा, वह बहुमत दल का नेता होगा। अगर अनुच्छेद 75 में अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74 में क्या, मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद है। और मंत्री परिषद की जब बात करेंगे तो मंत्री परिषद में वो सारे सदस्य आ गए। अगर बात करें मंत्री परिषद में वो सारे सदस्य आ गए। कुल मिलाकर के हम लोग बात करें कि सारे के सारे सांसद जो होते हैं वो सारे के सारे सांसद कहीं ना कहीं सदन में अपना नेता चुनते हैं, और जब अपना नेता चुन लेते हैं वही अनुच्छेद 75 में हमारा क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। मतलब जो अनुच्छेद 74 में सभी सांसदों में जो प्रधान व्यक्ति चुना जाता है उसी को अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया जाता है। जब प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में चुन जाता है तो प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति को सलाह देगा, तब अपना कहीं ना कहीं
मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देगा, बोलेगा इनको राज्य मंत्री बना दो, इनको ये मंत्री बना दो, इनको रेल मंत्री बना दो, इनको वित्त मंत्री की शपथ दिलवा दो, इनको रक्षा मंत्री बना दो, इनको गृह मंत्री दे दो। तो प्रधानमंत्री पहले अनुच्छेद 75 में चुना गया, और अनुच्छेद 75 में चुनने के बाद में प्रधानमंत्री जैसे कहीं ना कहीं आ गया, बहुमत प्राप्त कर लिया उसने, और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी। बहुमत प्राप्त, सदन में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को जब राष्ट्रपति शपथ दिला देता है तो उसी व्यक्ति को क्या, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा जाता है, और वही प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति से करवाता है। तो यहां पर आपने देखा था कि यहां पर बहुमत दल का शासन होता है, मतलब जो भी सदन में बहुमत को प्राप्त कर लेगा वही शासन करेगा। जो सदन में बहुमत को प्राप्त कर लेगा वही क्या करेगा, वही शासन करेगा। अर्थात बहुमत रहने तक तो शासन करता रहेगा, और जैसे ही बहुमत साबित ना कर पाए, बहुमत साबित ना कर पाए मतलब सीधी सी बात है, अगर वह अपना बहुमत सदन में साबित नहीं कर पा रहा है तो सत्ता में नहीं आएगा। मतलब बहुमत रहने पर शासन करेगा और ना रहने पर सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मतलब बहुत सारे कहीं ना कहीं इसमें बहुमत अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो शासन नहीं कर पाएगा। अगर कुछ समय के लिए उसको बहुमत दे दिया गया, समर्थन दे दिया, गठबंधन के साथियों ने समर्थन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सत्ता में बना रहेगा, और जैसे उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया तो कहीं ना कहीं सरकार क्या हो जाएगी, गिर भी सकती है। ये बहुत सारे कहीं ना कहीं व्यंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में। जिस व्यक्ति के पास बहुमत होगा वही व्यक्ति सत्ता में रहेगा, जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वह सत्ता में दिखाई नहीं देगा। क्लियर है, वह सिर्फ और सिर्फ एक सांसद के रूप में ही आपको पहचाना जाएगा। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है, यहाँ पर क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है, राजनीति जो होती है वो कैसी होती है, एक रूपता पाई जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो निचला सदन जो होता है, लोकसभा जो होती है, वो कभी भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है गोपनीयता के सिद्धांत का यहाँ पर क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो भी सांसद सदस्य जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पद की कहीं ना कहीं गोपनीयता की शपथ कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं, और जिस पद पर आसीन हुए हैं उनको उसी आधार पर कहीं ना कहीं ये पूरे इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पे मंत्रियों की सदस्यता जो होती है, मंत्रियों की सदस्यता के लिए क्या होता है कि यहाँ पर मंत्रियों की सदस्यता के लिए बोला गया है कि अगर कोई भी मंत्री बनता है तो यह अनिवार्य है कि वह संसद का सदस्य हो। यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से समझना कि मंत्रियों की अगर हम सदस्यता की बात करें, अगर संसदीय शासन प्रणाली में कोई भी अगर मंत्री बनता है, संसदीय शासन प्रणाली में कोई भी अगर मंत्री बनता है तो उसके लिए क्या अनिवार्य है, उसके लिए यह अनिवार्य है कि मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य होगा। संसद का सदस्य बोले तो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर वह लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य वो व्यक्ति नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते, शर्त क्या है, शर्त यह है कि 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता वह ग्रहण करे। अर्थात या तो वो लोकसभा से कहीं ना कहीं कोई उपचुनाव होकर के जीत करके आए, अगर ऐसा ना करे तो राज्यसभा से कहीं ना कहीं वह सदस्य बन करके आए तो वह मंत्री बना रहेगा। नहीं तो 6 माह से अधिक भारत में मंत्री का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में साफ साफ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य होगा। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपने ऐसा नहीं देखा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वही व्यक्ति मंत्री बन रहा था जो उस विषय का कहीं ना कहीं कौन था, विशेषज्ञ था। जैसे जिस भी मंत्रालय जो भी उसको मंत्रालय दिया जा रहा था, तो जो मंत्रालय उसको दिया जा रहा था उस मंत्रालय को विशेषज्ञ व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसने ग्रहण कर ली हो। अगर दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक ही कहीं ना कहीं क्या रह सकता है, वो मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो जवाबदेही तय होती है वो कैसी होती है, जैसे प्रश्नकाल हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया आदि के जरिए कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कार्यपालिका ने क्या काम किया, कोई कानून लेकर के आई, कार्यपालिका कोई कानून लेकर के आती है
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वह कानून सदन के पटल पर जब रखा जाता है और सदन में समस्त सांसदों के पास कहीं ना कहीं वह कानून कहीं ना कहीं जब जाता है, तो उस पर जब चर्चा होती है, उस पर विचार विमर्श होते हैं, तो विचार विमर्श जब होते हैं तो कार्यपालिका कोई कानून सदन में लेके आ रही है कि भाई इस तरीके का कहीं ना कहीं हम एक कार्यपालक आधार पर कानून ला रहे हैं, तो सदन में क्या होता है कि उस सदन में उस जो कानून लेके आए हैं कार्यपालक जो लेके आए हैं उस पर क्या होता है, उस पर बहस होती है। कुछ उसके कहीं ना कहीं तर्क होते हैं, कुछ उसके वितर्क देने वाले लोग होते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, सत्ता में जो सत्ता वाले जो लोग होते हैं वह क्या काम करते हैं, वह कार्यपालिका के द्वारा लाए गए जो कहीं ना कहीं कानूनी रूपरेखा है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग उसमें क्या करते हैं, विपक्ष के लोग उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई उल्टा सीधा कार्यपालिका से कोई ऐसी विधि लाई जा रही है तो उस विधि के लिए कहीं ना कहीं संसद की कार्यवाही में हम विपक्ष के, अगर हम लोग बात करें जो संसद की कार्रवाई होती है उसमें विपक्ष के लोगों को और जो पक्ष के लोग हैं उनको प्रश्न करने का अधिकार होता है। जैसे प्रश्नकाल हो गया, प्रश्नकाल में कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या होता है, संसद की कार्यवाही में सीधे मंत्रियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस विषय के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपने अगर कोई मंत्रालय ले रखा है तो आपके मंत्रालय के विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हो रही होती हैं उनसे संबंधित कहीं ना कहीं सदन में क्वेश्चन रखे जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जवाबदेही बनती है। जो कार्यपालक होते हैं उनकी क्या बनती है, जवाबदेही बनती है। और ये कार्यपालक जो होते कौन है, ये वास्तव में देखा जाए तो ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं नेतृत्व में ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्रश्नकाल आधार पर स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते हैं और इसके जरिए कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा आगे ये बोल रहा है कि और जवाबदेही सुनिश्चित करना इन मंत्रियों का कहीं ना कहीं काम होता है और इनको जवाब देना पड़ता है सदन में पूछे गए सवालों का। ये अलग एक आम बात है कि जो सदन में सत्ता के जो कहीं ना कहीं लोग होते हैं उन्हीं के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं सारे जो सदस्य होते हैं, तो जो आपके प्रश्न होते हैं तो उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं निर्धारित करवाए जाते हैं कि इतना समय मिलेगा और इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं पूछने का अधिकार आपको सदन में है। तो कितने प्रश्न सूचीबद्ध किए जाते हैं, कितने पूछने का अधिकार है, कौन सा प्रश्न जो है वो किस समय पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न को किस रंग के पेपर में आप कहीं ना कहीं लिख करके भेजेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग संसद की प्रक्रिया में आगे कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। आगे बोलता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो बात कौन सी है, वो बात है हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, गठबंधन के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त जो होती है वह क्या होती है, वही क्या कहलाती है, वही हॉर्स ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब कि जब सरकार नहीं बन रही होती है किसी एक दल की या कम कहीं ना कहीं सांसद होते हैं या विधायक होते हैं और सरकार नहीं बन पा रही होती, इस सिचुएशन में क्या काम करते हैं, इस सिचुएशन में जो छोटे छोटे जो घटक दल होते हैं उनके विधायकों को या उनके सांसदों को खरीद लिया जाता है और उनको अपने साथ मिला करके सरकार बना ली जाती है। तो ऐसी स्थितियां भी कहीं ना कहीं आ जाती है और ज़्यादातर जो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनकी बहुत कहीं ना कहीं मौज रहती है, क्योंकि वो फिर अपने मनमाना कहीं ना कहीं मंत्रालय पा सकते हैं। क्योंकि अगर मालूम पड़ रहा कि किसी दो व्यक्तियों से सरकार नहीं बन रही है, जो दो व्यक्ति हैं वो जिस पाले में चले जाएंगे बस उन्हीं की सरकार बन जाएगी, तो समझ लो वो दो व्यक्ति हैं जो मंत्रालय मांगेंगे उनको वह मंत्रालय मिलेगा। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं कि ये जो होती है ये विधायकों और सांसदों को जब खरीदने की बारी आती है यही क्या कहलाती है, हॉर्स ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने बात की थी संसदीय शासन प्रणाली में कुछ ना कुछ तो इसमें गुण होते हैं और कुछ इसमें क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। जो गुण होते हैं, जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने बात की अधिक उत्तरदायी जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो उत्तरदायी जो होते हैं देते कौन उत्तर, मंत्री। कौन देते हैं उत्तर, मंत्री देते हैं। और मंत्री जो देते हैं वो कौन देते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वही कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में जो कहीं ना कहीं जो हाल ही फिलहाल की घटनाएं घट रही होती हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना इनका काम होता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि उत्तरदायित्व जो होता है वह
कौन मंत्री के लिए, कौन मंत्री के लिए। अर्थात अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लोकसभा में जो कहीं ना कहीं कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, लोकसभा में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वह कहीं ना कहीं जो भी सदन में कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखे जाते हैं उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं तय करते हैं। जैसे रेल मंत्रालय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप किया गया है तो ऐसी स्थिति में रेल मंत्री जो होगा उसका कहीं ना कहीं जवाब देगा। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, जितने आपके कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं, मंत्री और सांसद। मंत्री और सांसद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री चर्चा और विभिन्न प्रस्तावों के दौरान संसद के प्रति जवाबदेही तय करते हैं। जैसे सदन में चर्चा हो रही है और जब सदन में चर्चा हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वह उस चर्चा में बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं और उनका जवाब कहीं ना कहीं देते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको जवाबदेही तय करना पड़ेगा। यहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व होता है, कहाँ पे, संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रतिनिधित्व करता होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे मंत्री सरकार के संसदीय स्वरूप में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, यहाँ पे महिलाओं को भी मौका दिया जाता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है, महिलाओं की सीटों को रिजर्व किया गया, SC ST के सदस्यों की सीटों को रिजर्व किया गया है। हालांकि OBC का आरक्षण नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि ST लोग भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर SC लोग भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री सरकार के जो संसदीय स्वरूप जो है वह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर रखे जाते हैं। कहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में। यह लोगों के हित के अधिक कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अधिक प्रतिनिधित्वकारी जो होते हैं वो कहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में। जो हर एक जाति के आपने देखे होंगे अपना अपना कहीं ना कहीं हर जाति का लीडर एक अलग है, तो जब सत्ता में आते तो उनका प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ जाता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, यहाँ पर क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के अंगों के बीच अधिक सहयोग होता है क्योंकि वे सरकार की संसदीय प्रणाली का क्या होते हैं, ये सरकार की संसदीय प्रणाली के अन्योन्य आश्रित होते हैं। अर्थात क्या होता है, मैंने बोला कि जैसे विधायिका और कार्यपालिका के अंगों के बीच क्या होता है, अधिक कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सामंजस्य होता है वो अच्छा होता है। क्यों, जो कार्यपालिका का सदस्य वही कौन है, विधायिका का सदस्य, तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ पर तानाशाही को कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकता है। जैसे अमेरिका में आपने देखा था, अमेरिका में जो आपने देखा था तानाशाही, वहां पर क्या होता है, स्थायी कार्यकाल है, और वहां पर जब स्थायी कार्यकाल है तो वहां पर तानाशाही क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं गिरने का या भंग होने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर तानाशाही को संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से रोका जा सकता है। क्या कह रहा है, कार्यकारी प्राधिकार लोगों के समूह के पास होता है जिसे मंत्रिपरिषद के स्वरूप में जाना जाता है। मतलब जो कार्यकारी प्राधिकार होते हैं वो लोगों के समूह के पास में होता है जिसे मंत्रिपरिषद के स्वरूप में जाना जाता है। यह तानाशाही प्रवृत्तियों की जांच करता है। यह क्या करता है, तानाशाही प्रवृत्तियों की जांच करता है। संसद में कार्यपालिका को उसके अधिकार को सीमित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी शासन या कोई भी सरकार तानाशाही पर उतर आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में भारत में उसकी सरकार को गिराया जा सकता है, अर्थात सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसको अगर अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष ने पारित करा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। क्लियर हुआ। और विश्वास मत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को हासिल कराना ही पड़ेगा। आगे बोल रहा है वैकल्पिक सरकार का प्रावधान। यहाँ पर क्या होता है, वैकल्पिक सरकार का प्रावधान क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कुछ सत्ता में जो गठबंधन के लोग थे जिनके मिलने के बाद में सरकार बन गई थी और वही गठबंधन के लोग अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो अब वो जाएंगे विपक्ष में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पर जाकर के मिल जाएंगे। तो अब एक नया कोई व्यक्ति आएगा और नया व्यक्ति प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं दावा करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक नया प्रधानमंत्री आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या, वैकल्पिक सरकार का प्रावधान हमारा दिया जाता है संसदीय शासन प्रणाली में। क्या होता है, विपक्षी दल की उपस्थिति के कारण कभी कभी वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सकता है। यह विपक्ष अगले चुनाव में बहुमत हासिल करने पर भी सत्ता का आनंद ले सकती है और नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री बना सकते हैं।
मतलब क्या होता है कि जब कहीं ना कहीं गठबंधन हम लोग करके एक दूसरे के दल में कहीं ना कहीं सहयोग अपने मन से कहीं ना कहीं जब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन हम लोग कहीं ना कहीं रखते हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर दो राजनीतिक दल हैं और दो राजनीतिक दल ज़्यादा सीटें लेकर के आए और तीसरा एक उन दोनों से कम लेके आए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधी सी बात ये हो जाती है कि जो दो राजनीतिक दल हैं 5 साल का कार्यकाल है, तो बोलते हैं भाई 2 साल कार्यकाल प्रधानमंत्री हम रहेंगे, 2 साल प्रधानमंत्री ये रहेंगे और तीसरे नंबर वाला 1 साल का प्रधानमंत्री रहेगा। तो शर्तों के आधार पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसके आधार पर यहाँ पर शासन किया जाता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे तो ये क्या है, गुण हैं। तो थोड़े से गुण अगर आपने देखे हैं तो यहाँ पर कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं दोष भी हैं। और दोष यहाँ पर कैसे हैं, अस्थिर सरकार होती है। कैसे होती है, अस्थिर सरकार होती है। अस्थिर सरकार क्या होती है, संसदीय प्रणाली में सरकार को बहुमत विधायकों के समर्थन तक सत्ता का आनंद मिलता है। मतलब विधायकों के समर्थन तक सत्ता का आनंद मिलता है, जब तक उनका समर्थन है तब तक सत्ता में है, और जैसे ही उनका समर्थन वापस आया सत्ता से बाहर हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बिहार वाला है। तो नीतीश कुमार का देखा होगा, पहले कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार में रहे, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार में रहे, फिर भाजपा के साथ आ गए। तो जो विधायक जिसका समर्थन कर देंगे बस वही कहीं ना कहीं सत्ता का आनंद लेंगे, और जिससे समर्थन वापस कहीं ना कहीं ले लिया तो वह विपक्ष के नेता आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अस्थिर सरकार है, जहां पर समर्थन गया वहीं पर सत्ता कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगी और समर्थन वापस आने पर सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ी सरकार गिर सकती है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है असंगत नीतियां। असंगत नीतियां क्या होती है, सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता लंबी अवधि की नीतियों को जारी रखने की अनुमति नहीं देती है। इसके अलावा मौजूदा नीतियों को अगले सत्तारूढ़ दल द्वारा बदला जा सकता है। सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सरकार वर्तमान में है तो वहां पर क्या होती है, वहां पर नीतियां जो होती है लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं नहीं बना सकती है। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि हमारी सरकार कब गिर जाए और कब कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं समर्थन वापस कहीं ना कहीं जो लोगों ने दिया वो हमसे समर्थन कहीं ना कहीं वापस अगर कहीं ना कहीं ले लिया, तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी और हमारा कहीं ना कहीं लोकसभा को भंग करवाया जा सकता है, या फिर विधानसभा को भंग करवाया जा सकता है। क्या होता है आपका, वो क्या होता है, प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व बोले कैबिनेट का प्रभुत्व, सत्तारूढ़ दल का बहुमत कैबिनेट को संसदीय प्रणाली में असीमित शक्तियों का प्रयोग कराता है। दूसरा बोल रहा है ऐसे मामले में मंत्रिमंडल निरंकुश रूप से कहीं ना कहीं कार्य करता है। ऐसे मामले में क्या होता है, मंत्रिमंडल जो होता है वो निरंकुश रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पे कैबिनेट का प्रभुत्व होता है। सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कहीं ना कहीं बहुमत में जो आपके बहुमत प्राप्त कहीं ना कहीं सत्ता के जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं समर्थन जब दे रहे होते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, कुछ ऐसी कहीं ना कहीं शर्तों को रख देते हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मंत्री बनाया जाता है, और मंत्री बनाने के बाद फिर वो अपने अपने कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि जो कैबिनेट का प्रभुत्व होता है तो वह कैसे, वह मंत्रिमंडल क्या होता है, निरंकुश हो जाता है। और निरंकुश कैसा हो जाएगा मंत्रिमंडल वह, क्योंकि भैया सीधी सी बात है निरंकुश रूप से कार्य करेगा कि क्योंकि पूरा जो वहाँ पर कैबिनेट जो है वह क्या होता है, वही सब कुछ होता है। वो क्या होता है, वो कैबिनेट जो है वही क्या है, वही तो सब कुछ होता है। वह चाहे तो वो किसी भी विपक्ष के व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की जांच करा देना या कानून को किस ढंग से प्रभावी कराना, ये सब निर्धारित कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बोल रहा है अप्रवीण लोगों द्वारा सरकार का संचालन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अप्रवीण लोगों द्वारा सरकार का संचालन। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ ही हो तभी मंत्री बनेंगे, सीधी सी बात यह है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मंत्रियों को लोगों द्वारा उनकी लोकप्रियता प्राप्त बहुमत के आधार पर चुना जाता है। और क्या बोला है, जरूरी नहीं है कि वे अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। जैसे हमने क्या बोला कि जो जनता जिसको चुन कर के भेज देगी, चाहे वो अंगूठा टेक ही क्यों ना हो, लेकिन वह जनता द्वारा चुन कर के आया है। जनता ने किस आधार पर चुना है,
वो पढ़ा लिखा है या नहीं है ये मैटर नहीं करता यहाँ पर सीधा सा मैटर क्या करेगा, वह जनता द्वारा चुनकर क्या है, इसका मतलब क्या, लोकप्रिय है, चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, अर्थात उस क्षेत्र का बिल्कुल विशेषज्ञ ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में उसको कहीं ना कहीं मंत्री बना दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया क्यों गया था, ये क्या कारण थे कि इनको अपनाया गया संसदीय शासन प्रणाली को, कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण जो था वो ये कारण था कि अधिक उत्तरदायित्व होते हैं उनको कैसे कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला था कि भारत में संसदीय प्रणाली को इसलिए अपनाया गया था कि कार्यपालिका अधिक उत्तरदायी हो। क्यों, कार्यपालिका क्या हो, उत्तरदायी अधिक हो। जैसे कार्यपालिका उत्तरदायी होगी तो कार्यपालिका लोकसभा में जवाबदेही भी होगी। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा थोड़ी ना, मंत्रिमंडल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सीधी सी बात यह है। यहाँ पर बोला गया विधायी कार्यकारी संघर्षों से बचने में मदद करता है। जैसे विधायिका जो होती है और कार्यपालिका की दोहरी भूमिका मंत्रियों द्वारा निभाई जाती है, इस प्रकार सरकार की इस प्रणाली में संघर्षों से बचा जा सकता है। आपस में क्या होता है, जैसे अमेरिका में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में ही मतभेद हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सदस्य विधायिका का होता है वही सदस्य कौन होता है, वही सदस्य कार्यपालिका का होता है। यहाँ पर और देखेंगे अधिक समावेशी, भारत जैसे देश में समाज के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में इसकी विशाल विविधता का समावेशन आवश्यक है। संसदीय प्रणाली सरकार में समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है। यह एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में मदद करती है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के व्यक्तियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर आने का मौका मिलता है। प्रणाली के साथ परिचय की अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बोला कि संसदीय शासन प्रणाली किन किन देशों में विद्यमान है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए भारत में ही है, दूसरा हमारा कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम यूके में, तीसरा आपकी संसदीय शासन प्रणाली जापान में है, और फिर चौथे नंबर पे आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कनाडा में भी कैसी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। तो संसदीय शासन का प्रणाली जो है ब्रिटिश शासन के दौरान कहीं ना कहीं ये सबसे पहले देखी गई थी। जब ब्रिटिश काल में शासन कहीं ना कहीं हो रहा था उस समय संसदीय शासन प्रणाली देखी गई थी। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली जो आई है ये ब्रिटेन की ही देन है, लेकिन ब्रिटेन के स्वरूप को सीधा सीधा हमने नहीं अपनाया, हमने ब्रिटेन के स्वरूप को थोड़ा परिवर्तित करके कहीं ना कहीं अपनाया है। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि भारत ने सरकार के जो आपके संसदीय स्वरूप को कहीं ना कहीं जो देखा है वह बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी नहीं कर लिया है, कुछ उसमें हम लोगों ने संशोधन करके संविधान में मिलाने का काम किया है। यही परिचिता भी इस व्यवस्था को अपनाने में एक कारण कहीं ना कहीं रही थी। हमने देखी कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस प्रकार से कहीं ना कहीं अच्छी साबित हो सकती है। यही कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं इस संसदीय व्यवस्था को अपनाने में कहीं हम प्रभावी होते हुए दिखाई दिए थे। आगे अगर देखते हैं ब्रिटेन के संदर्भ में देखें और भारत के संदर्भ में देखें संसदीय शासन प्रणाली को, जब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संदर्भ में, तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर क्या होता है, राज्य का मुखिया एक सम्राट होता है और यह लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। अर्थात ब्रिटेन में वंशानुगत शासन होता है। वंशानुगत शासन मतलब पापा अगर राजा है तो बेटा भी कौन, राजा ही होगा। वंशानुगत शासन होता है मतलब कि वहाँ पर राज्य का मुखिया जो एक सम्राट होता है, राजकुमार होता है, जो लोगों द्वारा चुना नहीं जाता है। मतलब अगर कोई आज राजकुमार है तो उनका बेटा ही कहीं ना कहीं अगला राजकुमार होगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, यहाँ पर भारत एक ऐसा गणतंत्र देश है और राज्य का प्रमुख जो होता है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोग कहीं ना कहीं वोटिंग सिस्टम के माध्यम से राजा को चुनते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है उनका बेटा प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं है। क्यों, हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और वंशानुगत व्यवस्था ब्रिटेन में है। आगे यहाँ पर कह रहा है ब्रिटिश संसद एक संप्रभु निकाय है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है। भारत में और ब्रिटेन में जो कहीं ना कहीं अंतर पाया गया है वो ये पाया गया है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होगा, जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होगा वह लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए, ये अनिवार्यता है यहाँ पर ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए
किसी भी सदन का सदस्य हो और अगर वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बशर्ते 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण करे, तब वो क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी जो होती है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में होती है, यहाँ पर मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। भारत के संदर्भ में और ब्रिटेन के संदर्भ में हम लोगों ने संसदीय प्रणाली कहीं ना कहीं जानी है कि किस प्रकार से ये भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली को हमने समझा था कि क्या क्या अलग होता है भारत में और कहीं ना कहीं ब्रिटेन में क्या क्या प्रत्यक्ष पाया जाता है। दोनों की दोनों संसद प्रणाली के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोगों ने भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ा था, और कोई भी डाउट बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।